नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। हम साइंस वाले पीवाईक्यू के साइंस वाले सेक्शन में आज हम तीसरा सीरीज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है। पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होता है। किसी भी तत्व में से, किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का यदि ऐड हो जाए, किसी भी तत्व में यदि ऑक्सीजन का ऐड कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि उस तत्व का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। लेकिन यदि उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस तत्व का क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। तो यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोजन होगा या फिर समावेशन होगा। लेकिन पूछा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या सही नहीं है, ऑक्सीजन का निष्कासन सही नहीं है। ये जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है ये किसके लिए होता है, ये अपचयन को दर्शाता है। किसके लिए, अपचयन की रिएक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या सही हुआ, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न लेंसों में से किसका इस्तेमाल आप शब्दकोश के छोटे वर्णों को पढ़ने के लिए करेंगे। देखिए, लेंस में एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना है। यानी कि यदि वो उसके त्रिज्या और फोकस लेंस के बीच में रखी गई है, कहाँ पे, जब इसे उसके वक्रता त्रिज्या यानी आर और फोकस के बीच में रखा जाता है। समझो कि इसका ये एफ यहाँ पे है किसी पॉइंट पे और यहाँ पे इसका आर है। ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, फिर से बनाते हैं डायग्राम को ताकि क्लियर दिख सके। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, इसका समझो कि एफ यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। एफ मतलब कि फोकल लेंथ, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। यदि हम किसी भी को इनके बीच में यदि रख रहे हैं तो वो क्या होगा कि अब ये क्या होगा कि ये हमको आवर्धित, यहाँ पे यदि हम यहाँ से देखें, अब यहाँ पे हम अपनी आंख रख दें, यहाँ से देखें तो ये हमको बहुत बड़ी इमेज दिखेगी, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि यदि हम उत्तल लेंस को रखना है तो एफ और आर के बीच में रखना है। यदि हम इसमें से दो ऑप्शन छाट लें उत्तल लेंस वाला का, तो पहला वाला है, ये है कि उत्तल लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दूसरा है फोकल लेंथ जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब हम किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो हमको पास में रख के ही पढ़ना होगा, है ना। किसी छोटी चीज को पढ़ना है तो हम पास में ही तो रख के पढ़ेंगे। तो पास में रख के पढ़ने के लिए हमको कम फोकल लेंथ वाले लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, जिसका फोकल लेंथ कम है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वाला जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वाला हार्मोन है, एनिमल हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन क्या है, ये पौधे के लिए हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये भी पौधे के लिए हार्मोन है। जिब्रेलिन ये भी पौधों के लिए हार्मोन है। जो एड्रीनेलिन है ये हार्मोन क्या है कि मनुष्यों का जो वृक्क होता है, क्या, अधिवृक्क, वहां से ये स्रावित होता है, अधिवृक्क से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन। यानी कि जब ये कुछ चीज अचानक से हमारे सामने आता है आपातकाल के लिए, उस समय हमको तुरंत डिसीजन लेने में हेल्प करना है कि हमको लड़ना है उस चीज से कि भागना है। जैसे हम सर्प अचानक से देख लें तो हम डर जाते हैं, तो उस समय तुरंत हमारे अंदर से एड्रेनालिन हार्मोन तुरंत मतलब रिलीज होगा। तो उस समय कंडीशन में क्या होती है कि हमारे आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमको पसीना आने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही हुआ, एड्रेनालिन हार्मोन। ये पशु हार्मोन है, यानी कि जीव वाला हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटने से क्या बनता है। देखिए,
क्या होता है कि जब हम तेजी से दौड़ते हैं या फिर बहुत मेहनत वाला काम कर देते हैं तो हमारे मांसपेशियों में जो मतलब कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता जितनी उसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने लगती है? एन एरोबिक रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना ही टूटने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बन जाए वहाँ पे लैक्टिक एसिड, इसलिए हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। यदि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे तो ये लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारी मांसपेशियों में उतना दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो चौथे का क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, पांचवा देखते हैं, मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु यानी कि एलॉय। एलॉय क्या है? एलॉय एक मिश्रण है। क्या है ये? एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? यह मिश्रण होता है किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ। किसी भी धातु का किसके साथ? किसी दूसरे धातु या फिर अधातु के साथ जो रिएक्शन होती है, उस जो मिश्रण बनाया जाता है उस मिश्रण को हमको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे पीतल इसका एक एग्जाम्पल है। क्या है? पीतल एक इसका एग्जाम्पल है। पीतल कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है? ये मिलकर के बनता है कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, कॉपर और जस्ता यानी जिंक से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम किस प्रकार का तत्व है? पोटेशियम क्या है? एक धातु है। क्या है? पोटेशियम एक धातु है। क्या है ये? धातु है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 18 होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? किसी भी परमाणु में मतलब कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणुविकता। तो यानी इस ओजोन में ओजोन की कितनी परमाणुविकता होगी? ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है? ओजोन बनता है। तो यानी इसकी परमाणुविकता कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील के रूप में योग्यतम के उत्तरजीविता की परिकल्पना किसने दी थी? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के एडवांस वर्जन को, प्रगतिशील वर्जन यानी कि उसके एडवांस वर्जन की परिकल्पना दी किसने दी थी? देखिए, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था उसकी डेफिनेशन दी थी किसने ने? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। लेकिन इसके एडवांस वर्जन को बताया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। यदि सिर्फ क्वेश्चन इतना होता कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कल्पना किसने दी थी तो उसका आंसर सही हुआ होता चार्ल्स डार्विन। लेकिन पूछ रहा है कि इसके एडवांस वर्जन को किसने बताया था, तो इसके एडवांस वर्जन को बताया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? देखो, इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? उसके नंबर ऑफ वो कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। यदि n की वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2n स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यदि n इक्वल टू 2 है तो कितना हो जाएगा? ये 2 2 जब 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यदि n इक्वल टू 3 है तो ये 9 इंटू 2 ये 18 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो उस कंडीशन में 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18, यानी कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है, अगला इसका क्या आंसर सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन किसके बने होते हैं? जीन किसके बने होते हैं? जीन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
जीन किसका मिल करके बनता है? डीएनए का बनता है। किसका बनता है? डीएनए का। यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। जीन होता क्या है? यह आनुवंशिकता की भौतिक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। यह क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारे सूचनाओं के वंशानुगत जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। एक नलिका में पारे का नवचंद्रक, यानी कि हमको क्या देखना है? कैपिलरी ट्यूब है, कोई एक कैपिलरी ट्यूब है। ये समझो एक कैपिलरी ट्यूब ये है, एक कैपिलरी ट्यूब ये है। यदि हम जब इसमें पारा भरते हैं तो उसका जो नवचंद्रक बनता है यानी मेनिस्कस, वो इस टाइप से बनता है। लेकिन यदि इसी में पानी भर दें हम तो पानी का जो मेनिस्कस बनता है वो ऐसे बनता है। अब देखो ये ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ये उत्तल है, यानी कि ऊपर की ओर निकला हुआ। लेकिन जो ये पानी वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पानी वाले एग्जाम्पल में क्या बन रहा है? अवतल बन रहा है। लेकिन पारा वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि क्या से बन रहा है? उत्तल बन रहा है। ये कौन सा उत्तल बनेगा, कौन सा अवतल बनेगा, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये उसमें लगने वाले ससंजक और असंजक बल के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक और असंजक बल होते क्या हैं? ससंजक यानी कि दो समान पदार्थ के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? ससंजक बल बोलेंगे। दो असमान पदार्थों के मध्य परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? असंजक बल बोलते हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या देखना है कि यदि ससंजक बल छोटा हो जाए और असंजक बल बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में ये उत्तल ये मेनिस्कस बनेगा। लेकिन यदि इसी का उल्टा हो जाए, ससंजक बल बड़ा हो जाए, असंजक बल छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा? ये अवतल लेंस मतलब कि अवतल मेनिस्कस बनेगा, यानी कि कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। ये पानी वाले एग्जाम्पल में होगा। ठीक है। यहाँ पे ससंजक बल असंजक बल ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है आगे पूछे जाएं। और ये वाला भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि यदि हम कैपिलरी ट्यूब में पानी ले रहे हैं तो उसका मतलब जो वो होगा मेनिस्कस, वो किस तरह से बनेगा? वो बनेगा कॉनकेव का। लेकिन पारा वाले एग्जाम्पल में क्या बनेगा? उत्तल बनेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण स्थल कहाँ है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम किससे मिल के बनता है? आरएनए और प्रोटीन से मिल के बनता है। राइबोसोम किससे बनता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिल करके ये बना होता है। ठीक है। क्या बनता है? राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो उनका नाम था, क्या था? जॉर्ज पैलाडे ने किया था। किसकी खोज? राइबोसोम की खोज किन्होंने किया था? जॉर्ज पैलाडे ने किया था। ठीक है। और राइबोसोम किससे मिल करके बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिल करके बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है? डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है ये इंटरफेज में। इंटरफेज यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होता है। आज आप लोग क्या करिएगा? गूगल करिएगा कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के दो तरीके होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस में, सेल डिवीजन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। जो भी मिटोसिस या फिर मायोसिस की जो भी 5 या फिर 4 जो भी फेजेज होंगे उनको आप अच्छे से नोट करेंगे। कौन से फेज में क्या बनता है, क्या टूटता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है। इसको आप गूगल करिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा। क्वेश्चन मतलब कि इस पे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऐसे ही आते हैं कि कौन से फेज में, मेटा फेज में क्या हो रहा है, एना फेज में क्या हो रहा है, प्रो फेज में क्या हो रहा है, इंटर फेज में क्या हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको एक बार बनाना पड़ेगा। यदि आपका ये वाला कंसेप्ट बन जाएगा तो ये
हर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस पे वीडियो 5-10 मिनट का होता है, लेकिन ये आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बढ़ाने में आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसारित रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। यदि कोई एक रबर बैंड है, यदि हम उसको स्ट्रेच कर दें, इतना खींच दें, अब यानी कि उसमें एनर्जी जो हमने खींचा है वो एनर्जी स्टोर हो गई है किसी चीज में, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही हम इसके दोनों किनारों को छोड़ेंगे वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसमें स्पीड आएगी, तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन जब खिंची हुई अवस्था में है, प्रसारित फॉर्म में है, तो उस पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ओजोन क्षति मुख्यतः होती है किसके द्वारा होता है, ये ओजोन गैस, ये ओजोन क्षति किसके द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से होता है, ठीक है। देखो क्लोरोफ्लोरो कार्बन किससे मिलकर बनता है, कार्बन से होता है, एक तो उसमें फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है। इन तीन तत्वों से मिलकर के क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह जब हवा यहाँ से रिलीज होती है, जब ओजोन परत के पास पहुँचती है, तो ये ओजोन के अणुओं को नुकसान पहुँचाती है, जिससे ये होता जाता है कि ओजोन की परत पतली होती जाती है, और जिसके वजह से एक समस्या ये स्टार्ट हो जाती है कि सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट ही सूर्य ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है और विभिन्न रोगों को जन्म देती है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, 15 का ए ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। रेखीय संवेग के संरक्षण, रेखीय संवेग का पहले ये देखते हैं कि रेखीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी, यानी संवेग मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। अब कह रहा है कि इसमें चेंज हो रहा है, तो यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल्टा वी हो जाएगा। अब कह रहा है कि चेंज तो हो रहा लेकिन पर यूनिट टाइम हो रहा होगा, तो m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। और इसी को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, यही किसके बराबर होता है, एफ। यानी कि चेंज इन मोमेंटम ही तो एफ के इक्वल होता है। और ये यदि फोर्स कंजर्व होता है तो ये किसका होता है, न्यूटन का तीसरे फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन के तीसरे फार्मूले पे कौन सा चीज इसमें से काम करता है, वो काम करता है रॉकेट काम करता है। तो यानी कि रेखीय संवेग के परिवर्तन के सिद्धांत पर कौन सी चीज काम करती है, वो है रॉकेट काम करती है, ठीक है। समझ में आया ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूलैंड पीरियोडिक वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके समान होता है। देखो एक साइंटिस्ट हुए न्यूलैंड, कौन, क्या नाम था उनका, न्यूलैंड, जोहान न्यूलैंड। इन्होंने बताया उस समय तक जब ये जिंदा थे उस समय तक टोटल 56 तत्वों की खोज हुई थी। बस इन्होंने क्या किया कि 8-8 के ग्रुप बना लिए, तत्वों के 8-8 के ग्रुप बनाए। इन्होंने कहा कि हर 8 तत्व के बाद इन्होंने जो भी 56 को इस तरह से वर्गीकरण किया और बताया कि हर 8वें तत्व के बाद जो तत्व आएगा वो अपने से 8 जो तत्व पूर्व हैं उनसे बिहेवियर उसका मैच कर रहा होगा। यानी कि जो पहला तत्व होगा वो उसका बिहेवियर 8वें तत्व से मैच कर रहा होगा, जो दूसरा तत्व होगा वो भी उसका बिहेवियर 9वें तत्व से मैच कर रहा होगा, जो तीसरा तत्व होगा उसका बिहेवियर 10वें तत्व से मैच कर रहा होगा, जो चौथा तत्व होगा उसका 11वें तत्व से मैच कर रहा होगा। यानी कि पहला दोनों के बीच में ये 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि उन दोनों के जो उन्होंने वर्गीकरण किया यदि उनके बीच में 8 तत्वों का डिफरेंस आ रहा है तो उन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो ये कह रहे हैं कि 10वां तत्व का बिहेवियर किसके समान होगा, तो 10वें तत्व का बिहेवियर किसके समान हो रहा है, तीसरे तत्व के समान हो रहा है। तो क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत क्या होता है। वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े डालते हैं तो वो जोर जोर से घुमाता है उसको, और जब हम किसी भी चीज को घुमाते हैं
तो उसके केंद्र से उस पर एक जो बल लगता है वो उसके बाहर की ओर बल लगता है, इसको बल को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी फोर्स के दम पे ही जो मौत का कुआं हम लोग देखते हैं उसमें भी यही बल लग रहा होता है। यदि हम दही से मक्खन निकालना चाहते हैं तब भी यही फोर्स लगता है। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये किसमें क्या सही हुआ? इसका ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर किसी भी चीज को जब गोल गोल घुमाते हैं तो उस पे केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विलयन है? विलयन की परिभाषा होती क्या है? विलयन की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? विलयन। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें से क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी या फिर समरूप या फिर होमोजीनियस मिक्सचर ये क्या होता है? विलयन कहलाता है। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से 19वें का क्या सही हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने खोजा था? ये वाला क्वेश्चन हमने कल ही अभी क्लास में किया था। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने खोजा था? आर्किमिडीज ने खोजा था। किसने? आर्किमिडीज ने खोजा था। क्या आप बता सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। ठीक है, हमने इसको कल भी क्लास में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। साबुन का बुलबुला किस वजह से गोलाकार आकृति ले लेता है? देखो, दुनिया में कोई भी लिक्विड है उस पे एक टेंशन काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सरफेस टेंशन काम करता है। सरफेस टेंशन काम करता है। और देखिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। साबुन का बुलबुला निम्न में से किसके कारण गोलाकार आकार ले लेता है? गोलाकार आकार लेने के लिए देखिए दुनिया में क्या होता है कि हर लिक्विड पे एक फोर्स लग रहा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। और हर लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस टेंशन सबसे कम हो। ठीक है, और सरफेस टेंशन कम करने का एकमात्र तरीका है कि उसका सरफेस एरिया कम कर दिया जाए। और सरफेस एरिया कम करने के लिए जो एक शेप सबसे बेस्ट है वो है गोलाकार हो जाना। गोली वस्तु का किसी भी यदि 2-3 शेप 4 शेप जिसका भी यदि आयतन सेम है उसमें से सबसे कम सरफेस एरिया यदि आएगा तो वो होगा किसका? आएगा गोलीय वस्तु का होगा। तो इसलिए वो गोलाकार आकार ले लेते हैं ताकि उनका सरफेस टेंशन कम हो सके। देखिए इसलिए जब भी पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो किस फॉर्म में गिरती हैं? गोलाकार रूप में गिरती हैं। सुबह में जब ओस पड़ती है किसी भी पत्ती पे, घास पे, तो वो भी गोलाकार ही रूप में होती है। क्यों? क्योंकि उनको भी सरफेस टेंशन कम होता है। इसी कंसेप्ट पे जो ये साबुन का बुलबुला होता है वो भी सरफेस टेंशन को कम करना चाहता है, तो इसलिए सरफेस एरिया को कम करने के लिए वो क्या करता है? वो गोलाकार रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए 21वें का क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा को 300% बढ़ा दी जाए तो उसका वेग कितना बढ़ जाएगा? देखिए यदि किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी के है उसका 300 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि 3K यदि बढ़ा दिया जाए तो टोटल फाइनल जो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 4K हो जाएगी। ठीक है, तो K मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 12mv² होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी कि v यदि 1 है तो ये 1 होगा, लेकिन यदि v2 हो जाए तो ये 4 होगा। यानी कि k यदि 4 गुना हो जा रहा है तो वेलोसिटी यदि 2 गुना हुई होगी तभी तो ये 4 गुना हुआ होगा, क्योंकि v² है। तो यानी कि ये 2 गुना करेंगे तो 2 गुणते 2 यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इसलिए वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए v कितना हो जा रहा है? v से कितना हो जा रहा है? ये 2v होगा, तभी ये k कितना होगा? 4K होगा। ठीक है,
अब हमको देखना है कि वेग कितने परसेंट बढ़ रहा है। फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग अपॉन ये वाला मतलब इनिशियल वेग इंटू 100, ये कितना हो जाएगा v अपॉन v इंटू 100, यानी कि v से v कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 100%, यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जोड़ी की इकाई सेम है, यानी कि यूनिट सेम है। वर्क और एनर्जी जो होते हैं इनका यूनिट सेम होता है। इनका यूनिट होता कितना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी होता है। ठीक है, एफ क्या होता है, एम इंटू ए होता है, और यही इंटू डी भी हो जाएगा। एम क्या होता है, मास होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी का क्या होता है, मीटर होता है। तो यानी कि इसका हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -2, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, वर्ग का, और यही यूनिट होता है किसकी, एनर्जी का भी यूनिट यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष एक ये दूरी का मात्रक होता है जो कि एक प्रकाश द्वारा, एक लाइट द्वारा एक साल में कितनी दूरी चली गई है वो निकालना होता है। यानी कि एक लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻8 होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं, लगभग 365 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने, 60 सेकंड होते हैं। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। ठीक है, इसी को 9.46 ये लगभग 10 के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻15 मीटर, तो ये लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन सी सही हो गया। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एनोडाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखो, यदि हम ऐसे एक बर्तन ले लें, इसमें एक एनोड लगा दें, एक कैथोड लगा दें, और इसमें विलयन भर दें, कोई एक विलयन भर दें। ठीक है, और इसको हम क्या करें, बैटरी से कनेक्ट कर दें। इसको बैटरी से एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर दें, तो इसमें क्या होगा कि जो एनोड होता है ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये वाली छड़, और जो कैथोड होती है वो निगेटिव चार्ज होगी। तो जो विलयन में निगेटिव चार्ज होगा वो आकर के ऐड हो जाएगा किससे, एनोड से। ठीक है, तो अब देखो ये किस वाले कंडीशन में चारों ऑप्शंस में हो रहा है। एल्युमिनियम, सेकंड वाले ऑप्शन को देखिए कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के यदि हम एनोड बना लें तो इसमें ऑक्साइड आ रहा है, यानी कि O2-2 ये आकर के किससे जुड़ रहा है, एल्युमिनियम से। यानी कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज वाले आकर के किससे जुड़ रहा है, एनोड से जुड़ रहा है। तो ये सही बात है, ये इस फिनोमिनन को मैच कर रहा है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो विलयन में से जो निगेटिव चार्ज होंगे वो किस पे आएंगे, ये एनोड पे आएंगे, और जो विलयन में पॉजिटिव चार्ज होंगे वो निगेटिव चार्ज की ओर जाएंगे, यानी कि वो कैथोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 25वें का क्या ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।